नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन पे ले चलता हूं आपको सीधे ही। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहली जो हमारी न्यूज है वो है कि मणिपुर में आपको पता है काफी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। वहां दो समुदाय है, कुकी और मैतेई, और दोनों के बीच में उनके आइडेंटिटी को लेके, वहां के रिसोर्सेस पे अधिकार को लेके एक बड़ा संघर्ष चल रहा था और काफी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी। तो इस वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब दोबारा से वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश होने जा रही है, और जो बीजेपी के विधायक दल है उनकी वो मीटिंग है जो हो चुकी है। और उस मीटिंग में युमनाम खेमचंद सिंह, आप ये नाम याद रखेंगे, युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए सीएम बनेंगे। यानी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में मणिपुर के सीएम किसको नियुक्त किया गया है। नाम क्या बताएंगे? युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, और दो वहां पे डिप्टी सीएम बनाए। उनमें से एक तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा एक नाम है नेमचा किपगेन। देखिए, नेमचा किपगेन जो है वो मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप ये नाम याद रखेंगे, नेमचा किपगेन, जो कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, युमनाम खेमचंद सिंह, और महिला जो उप मुख्यमंत्री है, जो कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होगी, नेमचा किपगेन, जो कि है डिप्टी सीएम होंगी। ठीक है, उसके बाद एक युद्धाभ्यास की बात है, रक्षा अभ्यास की बात है, अग्नि परीक्षा। देखो, ये आईटीबीपी और हमारी इंडियन आर्मी के बीच ये अग्नि परीक्षा नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया है। कहां पे? अरुणाचल में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखो, जो देशों के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इंटरनल हमारी अपनी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे एक प्राइज के बारे में हम बात करेंगे, केफोर्ड प्राइज। केफोर्ड प्राइज 2026 ये भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है, वीरभद्रन रामनाथन, इनको मिला है। नाम याद रखेंगे, वीरभद्रन रामनाथन। प्राइज का नाम क्या है? केफोर्ड प्राइज, और इसको भूविज्ञान का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। यानी भूविज्ञान के मामले में ये काफी बड़ा प्राइज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है। क्यों मिला है दोस्तों, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इन्होंने ये बताया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, वो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसों के मिलके जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। तो उनकी इसी थ्योरी और इसी उनकी जो खोज है, इसके लिए इनको केफोर्ड प्राइज 2026 दिया गया। याद रखेंगे, मूल का मतलब ये है कि अभी इंडिया में नहीं रहते, अभी ये किसी और देश के सिटीजन है, लेकिन इनका जो मूल जन्म स्थान है वो इंडिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कल बात करी थी कि इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में किस तरह राजस्थान का जो इनिशिएटिव था, केस प्लस जो मॉडल था, जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना दोनों को मिला के जो स्कीम लोगों को जिस तरह से फायदा दिया महिलाओं को, उसको अप्रिशिएट किया गया इकोनॉमिक सर्वे में। तो अभी हाल ही में एक रैंकिंग आई है, उसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना को क्रियान्वित करने में, उसके इम्पैक्ट को जमीनी स्तर में पहुंचाने में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। राइट, आगे थोड़ी सी हम इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस योजना के तहत क्या है, भारत सरकार की एक योजना है, और आपको पता है हमारे यहाँ पे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो कुपोषण है। हमारे यहाँ खान पान पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इस वजह से माताओं में स्पेशली ये कुपोषण रहता है, और ये फिर बच्चे में कैरी करता है, और इस तरह एक विशियस साइकिल बन जाता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है, ठीक है, गरीबी है, गरीबी की वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ठीक है, उसने प्रेगनेंसी कैरी की, ठीक है, उसकी गर्भावस्था के समय प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से बच्चे का जो विकास होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, बच्चा भी कुपोषित पैदा हुआ। ठीक है, जब कुपोषित बच्चा बड़ा होगा, क्या आपको लगता है उसकी जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। तो ये भी दोबारा गरीबी में ही रहेगा। इस तरह गरीबी का दुष्चक्र बन जाता है। इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार इस तरह के इनिशिएटिव लेके आती है, जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो गर्भवती माताएं या स्तनपान कराने वाले जो माताएं उनको मिले। इस हिसाब से इस योजना को भारत सरकार द्वारा लाया गया। इसमें क्या होता है, 5,000 रुपए की 2 किस्तें दी जाती है पहले बच्चे पे। ठीक है, पहले जीवित बच्चे पे 5,000 रुपए 2 किस्तों में सीधे कैश बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिए जाते हैं माता को। दूसरा जन्म अगर
जो है फीमेल है, यानी बच्ची का जन्म हुआ है सेकंड चाइल्ड के रूप में, तो उनको 6,000 रुपये एक किस्त में अतिरिक्त मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारी सूजस में 3 योजनाओं को सीधा कवर किया गया, और आपको पता है योजनाओं वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाएं सीधी पूछी जाती है एग्जाम में, तो हम 3 योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी जो पहली योजना है वो है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, नीति 2024। देखो मैं आपको इसके पीछे की बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो होता क्या है, हमारे राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है। उनका ये मानना है कि हर जिले में कोई ना कोई एक विशिष्ट उत्पाद होता है, और अगर उस विशिष्ट उत्पाद को जिले में जो लोग हैं उसको अच्छे से डेवलप करें, उसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, उसमें अपग्रेडेशन लेके आएँ, उसके निर्यात की व्यवस्था को देखें, निर्यात का सेटअप और इकोसिस्टम डेवलप करें, तो फिर वो हमारे ओवरऑल जो स्टेट का निर्यात है उसको बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये योजना लाई गई। तो यहाँ पे ये है कि सभी 41 जिलों में एक उत्पाद की पहचान की गई है, यानी हर जिले का एक विशिष्ट उत्पाद है, जो कि आपको पता पढ़ते भी है जीके में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसके तहत अगर इस योजना के तहत, यानी मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अजमेर का मान लो उत्पाद है मार्बल। ठीक है, अब मार्बल से संबंधित अगर कोई भी सूक्ष्म या लघु उद्यम स्थापित करता है तो उसको 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाता है। मार्जिन मनी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में 1 CR का खर्च आया। ठीक है, तो इस 1 CR में से 20 लाख सरकार क्या है आपको अनुदान देगी, किसके रूप में, मार्जिन मनी के रूप में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर कोई एडवांस तकनीक या सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जाता है, मान लो मार्बल कटिंग के लिए कोई एडवांस तकनीक कोई व्यक्ति लेके आता है, ठीक है, तो उसमें उसको 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। उसके बाद अगर क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मान लो ये सर्टिफिकेशन हासिल करता है कि भाई फलाने जो टाइप का मार्बल है इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, और इसका अगर ISO या जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी है उससे अगर सर्टिफिकेशन ले आता है कोई, और IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसमें रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो 3 लाख रुपए सरकार इसमें पुनर्भरण करेगी। मान लो खर्चा 10 लाख रुपए आए तो 3 लाख रुपए इसमें से सरकार दे देगी। अगर विदेशों में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वियतनाम में कोई मार्बल का बड़ा आयोजन, स्टोन मार्ट का आयोजन हो रहा है, तो वहां पे अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जो उद्यमी है अगर भाग लेने के लिए जाता है तो सरकार उसको 2 लाख रुपए की सहायता देगी। अगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करता है और अपने बिजनेस को उस पर लेके जाता है तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष तक सरकार पुनर्भरण करेगी। और ई-कॉमर्स अगर अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करता है तो उसमें भी 75,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। देखो डेटा है लेकिन याद करना है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस सूजस में सीधा कवर किया है तो सीधे पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, याद आपको करना पड़ेगा। दूसरी एक बात बताता हूँ, आप क्लैरिटी से अगर 60% सिलेबस को भी तैयार करते हो और विदाउट क्लैरिटी अगर 100% को भी तैयार करते हो तो आप 60% सिलेबस वाली कंडीशन में फार बेटर रहेंगे। जैसे एक क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कवरेज के चक्कर में सारी चीजें पढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन कर लेते हैं, तो होगा क्या, रिवाइज नहीं होगा तो आपको एग्जाम में क्लैरिटी नहीं रहेगी। एग्जाम में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप आते हुए गलत करके आएंगे। दूसरी बात, आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने यार कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, तो आप उसको क्लिक करोगे और वो आपका गलत हो जाएगा। इसके बजाय जितना पढ़ना है उसको बार बार रिवाइज करना है, उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है ताकि आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% या 90% हो, जिससे कि आपके सिलेक्ट होने की जो संभावना एग्जाम में वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी योजना है वो है निर्यात प्रोत्साहन योजना, यानी वही बताया मैंने, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए भी सहूलियत जो उद्यमी है उनको देना। पहला क्या है, दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए का अनुदान, यानी अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करना, उसके जो निर्यात के लिए जो जरूरी कागजी कार्रवाई है उसको अगर करते हैं तो 5 लाख रुपए का उस पर अनुदान मिलेगा। अगर वही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर होता है तब 50 लाख रुपए की सहायता, यानी इसमें अगर कोई नवाचार होता है तो 50 लाख रुपए की सीधी सहायता मिलेगी। वही सेम बात अगर इंटरनेशनल किसी आयोजन में भाग लेते हैं तो 3 लाख रुपए का अनुदान, और वही ई-कॉमर्स फीस पे 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण। वहां क्या था, 1 साल में 1 लाख रुपए और 2 साल तक इस तरह से 2 लाख रुपए टोटल। ठीक है, यहाँ सीधा 2 लाख की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी MSME नीति है जो कि इससे ही मिली जुली नीति है और प्रावधान भी लगभग सेम से है, ये भी 2024 में आई थी। इसमें क्या है, हमारे छोटे उद्यमियों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार करने के लिए लागू की गई है। इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या है, जो ऋण मिलता है उस पर 2% का ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान से आपका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आकाश ने अपना खुद का फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए 10 लाख रुपए लोन लिया। ठीक है, अब लोन को मान लो इंटरेस्ट रेट 10% था,
जब उसने लिया बैंक से। तो सरकार क्या कह रही है कि भाई आप 10% पे लोन ले लो, इसका 2% हम पे करेंगे। यानी आकाश को एक्चुअल में कितना पे करना पड़ेगा? 8%। इसको बोलते हैं 2% ब्याज का अनुदान, यानी जितना ब्याज लग रहा है उसका 2% जो ब्याज है वो सरकार पे करेगी। उसके बाद अगर वो एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाती है तो उसके लिए भी सरकार 15 लाख रुपए की उसको सहायता करेगी। सेम एडवांस तकनीक और सॉफ्टवेयर वाला जो 5 लाख की सहायता किसमें था? हमारा वन जिला वन उत्पाद वाली जो स्कीम थी उसमें भी ये 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे। फिर वही क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर, ठीक है, इसमें 3 लाख का सेम प्रावधान उसमें भी था, इसमें भी है। तो आप ये स्केल याद रखेंगे कि पहले एडवांस तकनीक और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता तो 5 लाख रुपए, अगर क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर संबंधित अगर कोई कार्य किया जाता तो 3 लाख रुपए। उसके बाद विपणनों में भाग लेने के लिए वहां 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे, यहाँ 1.5 लाख रुपए। और डिजिटल उपकरणों पर अगर कोई खर्चा किया जाता तो यहाँ भी 50,000 रुपये सरकार आपको देगी। तो ये राजस्थान MSME जो छोटे और लघु उद्योग है वो नीति 2024 के प्रमुख प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है। देखो आईआर में आपकी समझ कब विकसित होगी? आपकी समझ तब विकसित होगी जब आपको एक पूरी दुनिया का एक ओवरव्यू आपके माइंड में बनने लगे। ओवरव्यू कैसे बनेगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल पढ़ा यूएसए के बारे में, ठीक है, तो आपको यूएसए किस तरह की पॉलिटिकल, किस तरह की इकोनॉमिकल पॉलिसीज अपना रहा है, इनकी एक समझ विकसित होगी। फिर आप यूरोप में आएंगे, ठीक है, फिर यूरोप इंडिया को लेके किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, फिर चाइना का आप स्टैंड देखेंगे, चाइना किस तरह की पॉलिसीज पे। जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे, तभी आप आईआर से जुड़े हुए किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वर्तमान में किस तरह के समझौते आपस में देशों के बीच में हो रहे हैं, आपस में ट्रेड और टेरिफ को लेके किस तरह के बैरियर है नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। यहाँ राइटर ये बोल रहे हैं और ये द हिंदू का एडिटोरियल है जिसको हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको इंक्लूड किया है, ठीक है। अमेरिकी जो टेरिफ है इसके तनाव के बीच में राइटर ये बोल रहे हैं कि ईयू और भारत का जो समझौता होना है वो एक अच्छा साइन है, यानी और यूरोप के साथ भारत ने अपने रिश्तों में एक बढ़त बना ली है। ये बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स राइटर बोलते हैं। राइटर ये बोलते हैं कि भाई ईयू का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, ठीक है, और 2024-25 में जर्मनी के साथ में 50 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी यूरोप में जर्मनी जो देश है वो उसके साथ भारत का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और दोनों ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं। देखो जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे देश ए देश बी, ठीक है, जैसे ये इंडिया हो गया, ये जर्मनी हो गया, ठीक है, दोनों के हित साझा रूप में कहाँ है, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, यानी दोनों के, जैसे दोनों हिंद और प्रशांत महासागर में चीन का जो अधिपत्य बढ़ रहा है उसको लेके सेम तरीके से कंसर्न है, तो यहाँ पे साझा हित हो गए, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओएम एक इनिशियल प्रक्रिया होती है जब दोनों देश किसी बात पे सहमत होते हैं, ठीक है, कि इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल दोनों ने ये बोला कि भाई हम एग्रीकल्चर में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे के साथ में ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर एमओयू साइन हो गया। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका इनिशियल फेज है। उसके बाद में धीरे धीरे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं कि भाई किस टर्म्स पे आप हमें क्या एक्सपोर्ट करोगे, हम आपको क्या एक्सपोर्ट करेंगे, हम टेरिफ क्या रखेंगे और इस तरह से पेमेंट का मीडियम क्या रखेंगे, ये सारी चीजें उसके बाद में होती है, ठीक है। आगे ये बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन के अध्यक्ष है वॉन डेर लेयन, आप ये नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये इस बार हमारा जो 26 जैन को हमारे यहाँ इवेंट हुआ कर्तव्य पथ पे, उस पर भी इन्होंने भाग लिया था, वॉन डेर लेयन। तो इन्होंने ये बताया कि मदर ऑफ ऑल डील बोला है भारत और यूरोपियन यूनियन के समझौते को, और बोला है कि 2 अरब लोगों का एक बाजार तैयार करेगा। आपको पता है मदर ऑफ ऑल डील के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक चीज राइटर बोलते हैं कि दोनों ही पक्षों का लक्ष्य नियम आधारित व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करना है। देखो नियम आधारित व्यवस्था क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या UN के कुछ नियम है, ठीक है। अब क्या करते हैं USA और चाइना जैसे देश, ये इन नियमों को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं, जबकि इंडिया और EU जो देश है वो इस तरह के जो विश्व मानक है उनका पालन करते हैं। तो इसके आधार पर राइटर ये बोल रहे हैं कि ये नियम आधारित व्यवस्था का अनुकरण करेंगे, दोनों ही पक्षों का ये लक्ष्य है। साथ ही एक सिक्योर, ओपन और मजबूत दुनिया बनाने के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता है। सिक्योर का मतलब एक दूसरे देश एक दूसरे का जो साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण है उसको लागू ना करे, एक दूसरे के सेक्टरों पे कब्जा ना करे, युद्ध से दूर रहे। ओपन का यानी खुल के बात हो, और मजबूत दुनिया यानी स्टेबल दुनिया बनाने का नजरिया दोनों ही
देशों का है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन और भारत का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट सिस्टम, हमने बात करी थी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट सिस्टम और कार्बन इंसेंटिव गो इट्स पर। ये क्या होता है? जैसे हमने बात करी थी कि भाई ईयू और भारत के बीच में एक बड़ा समझौता हो गया है। समझौते के तहत काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है इंडिया के वो ईयू में जाएंगे बिना किसी टैरिफ के। लेकिन फिर हमने बात करी थी कि ईयू में एक कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर सिस्टम है, जिसके तहत क्या होता है कि ईयू ये चीज़ भी देखता है कि भाई आपने अगर कोई पर्टिकुलर उत्पाद, मान लो उत्पाद ए बनाया है, मान लो स्टील बनाया है, तो ईयू ये देखता है कि इस स्टील में कार्बन का उत्सर्जन कितना हुआ है, यानी पोल्यूशन कितना हुआ है, एनवायरनमेंट को नुकसान कितना पहुंचा है, और इसके आधार पे वो टैक्स लगाता है। तो राइटर इसको भी बोल रहे हैं कि इसका समाधान खोजने के लिए भी दोनों देश प्रतिबद्ध है, यानी इसमें भी एक बीच का रास्ता दोनों देश मिलकर निकालेंगे। आगे यूनियन जर्मनी, यानी यूरोपियन यूनियन और जर्मनी दोनों ही भारत प्रशांत महासागर सेक्टर पर भारत की करीबी बातचीत की उम्मीद करें। देखो मैं आपको बताता हूँ होता दिक्कत क्या है। जो हमारा ये इंडियन ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में चाइना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखो उसने श्रीलंका में एक हम्बनटोटा पोर्ट है, उस पर अपना जो एस्टेब्लिश कर दिया। इधर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ भी ये सीपेक समझौते के तहत अधिकार हासिल कर लिए। तो इस तरह छोटे छोटे, म्यांमार में भी एक सितवे बंदरगाह है, वहाँ चाइना अपना एस्टेब्लिश कर रहा है। तो चाइना की इस अग्रेसिव रणनीति का मुकाबला करने में भी यूरोपियन यूनियन और जर्मनी दोनों के ही इंटरेस्ट है। राइटर ये बात बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि फिलहाल चीन के साथ द्विपक्षीय जो व्यापार है वो जर्मनी का बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भारत को एशिया में प्राथमिकता देना कहीं ना कहीं एक महत्व वाली बात है, और ये जर्मनी के दृष्टिकोण में एक बदलाव वाली बात भी है। आगे भारत और यूरोप के कुछ देशों में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर मतभेद है। देखो बात क्या है, जैसे अमेरिका एलिगेशन लगाता है कि भाई रूस से आप तेल खरीदते हो, इससे रूस को पैसा मिलता है और रूस इसका यूज कर रहा है यूक्रेन वाले युद्ध में। तो ये जो अमेरिका जिस तरह से सोचता है उस तरह यूरोप के भी कुछ देश इस बात को सोचते हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को, और इंडिया ने इस स्टैंड को हमेशा लिया भी है कि भाई हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और ये हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम किसके साथ किस तरह डील करें। ठीक है, तो यहाँ राइटर ये बोलते हैं कि कुछ मतभेद इसको लेके यूरोप के कुछ देशों में है, लेकिन अगर नियम आधारित व्यवस्था बनाने में दोनों पक्ष कुछ योगदान दे सके तो ये उनके लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक स्टेबिलिटी का काम करेगा। आपको पता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि टोटल जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का 25% यूरोपियन यूनियन और इंडिया शेयर करते हैं। तो ये सारी बातें इसमें थी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी गुरुवार को इसी उम्मीद और एनर्जी के साथ। अच्छे से आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।